साईं आईएएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, ये है हमारी करंट अफेयर्स की क्लास जो आपको उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी और रेलवे जैसे एग्ज़ामों के लिए सहायक सिद्ध होगी। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हैं और ये पेपर में आने लायक है। चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल को कि ये कह रहा है कि हमारा संविधान हमारा सम्मान, हमारा संविधान हमारा सम्मान का दूसरा क्षेत्रीय आयोजन किस शहर में किया जाएगा। हमारा संविधान हमारा सम्मान, इसका दूसरा क्षेत्रीय आयोजन कहाँ किया जाएगा बेटा, ये बताना है। चेन्नई में, दिल्ली में, प्रयागराज में, लखनऊ में। तो इसका दूसरा क्षेत्रीय आयोजन होने जा रहा है बेटा प्रयागराज में। कहाँ? प्रयागराज, है ना। हमारा संविधान हमारा सम्मान एक अभियान है, कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम का दूसरा क्षेत्रीय आयोजन है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या सवाल यहाँ से बनेंगे। हमारा संविधान हमारा संविधान हमारा सम्मान, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान। संविधान के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए ये अभियान चलाया गया है। हमारा संविधान हमारा संविधान हमारा सम्मान। देखिए इसको शुरू कब किया गया था, तो इसको शुरू किया गया है 24 जनवरी 2024 को। 24 जनवरी 2024 को किसके द्वारा शुरू किया गया है? उपराष्ट्रपति द्वारा, उपराष्ट्रपति द्वारा। तो कमेंट करके बताइए कि हमारे वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है। कमेंट करके बताइए हमारे वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है। उन्होंने इसको शुरू करा था दिल्ली से। कहाँ से? दिल्ली से। अब सवाल ये आता है कि संविधान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हमारा संविधान हमारा सम्मान, ये दूसरा क्षेत्रीय आयोजन तो इलाहाबाद मतलब प्रयागराज में होगा। तो पहला इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो प्रथम क्षेत्रीय आयोजन, इसका प्रथम क्षेत्रीय आयोजन, इसका प्रथम क्षेत्रीय आयोजन, तो इसका पहला क्षेत्रीय आयोजन हुआ बेटा बीकानेर में। कहाँ हुआ है? बीकानेर। और बीकानेर कहाँ है बेटा? राजस्थान में। राजस्थान के बीकानेर में इसका पहला क्षेत्रीय आयोजन हुआ। पहला क्षेत्रीय आयोजन हुआ बीकानेर में, करेक्ट। इसका दूसरा क्षेत्रीय आयोजन कहाँ होगा? तो वो मैंने आपको बता दिया बेटा। इसका दूसरा क्षेत्रीय आयोजन इसका दूसरा क्षेत्रीय आयोजन होगा प्रयागराज में। और प्रयागराज है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इसका दूसरा क्षेत्रीय आयोजन होगा। इम्पोर्टेंट सवाल है, उत्तर प्रदेश के जो बच्चे हैं पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा सवाल है। हमारा संविधान हमारा सम्मान कार्यक्रम का क्षेत्रीय जो सम्मेलन था, आयोजन था, वो कहाँ हुआ? यूपी में, तो प्रयागराज। चलिए बेटा अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन लिखा गया है उत्तर प्रदेश में मैंगो फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया। उत्तर प्रदेश में मैंगो फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन आ रहा है लखनऊ, सहारनपुर, अमरोहा और झांसी। यूपी में, उत्तर प्रदेश में मैंगो फेस्टिवल का आयोजन। तो मैंगो फेस्टिवल का आयोजन हुआ बेटा हमारे प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में
उत्तर प्रदेश में आम महोत्सव, आम महोत्सव इसे कहते हैं मैंगो फेस्टिवल। आम महोत्सव को अंग्रेजी में बेटा हम क्या कह सकते हैं? मैंगो फेस्टिवल। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो बेटा इसका आयोजन जैसा कि मैंने बताया है हमारे प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ है। और कहा जाता है कि इसका उद्घाटन किसने करा था? तो इसका उद्घाटन करा था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किसने करा? तो योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन करा लखनऊ में। आपको पता है कि लखनऊ में कहा गया कि हमारा जो प्रदेश है लखनऊ, उत्तर प्रदेश, वहाँ लखनऊ में आम बहुत होता। ठीक है, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा आम का उत्पादन यूपी में होता और यूपी में सबसे ज़्यादा आम का उत्पादन लखनऊ में होता। मलिहाबादी आम का नाम आपने सुना होगा, जिसको दशहरी कहते हैं। ठीक है, तो दशहरी आम है, रैटोल आम है और लंगड़ा आम है। तो उत्तर प्रदेश में नोट कर लें, ये बात है, कभी पूछ लें आपसे पेपर में कौन सी आम की प्रजाति है। ठीक है, तो देखिए आम की जो प्रजातियां हैं, आम की प्रजातियां, आम की प्रजातियां हैं जैसे दशहरी आम। ये जो बेटा दशहरी आम है ये फेमस है मलिहाबाद का। मलिहाबाद लखनऊ के पास है। ऐसे ही लंगड़ा आम, तो बेटा जो लंगड़ा आम है वो फेमस है बनारस का। आपने नाम सुना होगा लंगड़ा बनारसी, है ना। एक आम है रैटोल। रैटोल आम जो है वो कहाँ का है? वो आता बेटा हमारा, रैटोल आम जो आता है वो आम है हमारा बागपत का। रैटोल आम बागपत का। ठीक है, और आप सब जानते हैं फलों का राजा आम को कहते हैं। उत्तर प्रदेश से आम निर्यात होता है जापान के लिए, मलेशिया के लिए और अमेरिका में भी उत्तर प्रदेश के आम को निर्यात किया गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं उत्तर प्रदेश के संबंध में। ये सब सवाल उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल की शुरुआत किस शहर में की गई है? एक पहल है उसका नाम है घर घर सोलर पहल। उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई है? वाराणसी से, लखनऊ से, मेरठ से या आगरा से? तो इसका सही जवाब है बेटा वाराणसी। क्या इसका सही जवाब है? वाराणसी। और पहल का नाम क्या है बेटा? पहल का नाम है घर घर सोलर पहल। घर घर सोलर पहल। घर घर सोलर पहल। घर घर सोलर पहल की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो इसकी शुरुआत हुई है बेटा वाराणसी से। एक और अच्छा सवाल बनेगा, इसको किस कंपनी ने शुरू करा है? तो टाटा पावर सोलर सिस्टम ने। तो इसको शुरू करा है जिस कंपनी ने, उस कंपनी का नाम है टाटा पावर सोलर सिस्टम। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड कंपनी है जिसने बनारस से घर घर सोलर पहल को शुरू करा है। याद रखें बनारस से, इम्पोर्टेंट क्या है? बनारस। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इस पहल का मकसद क्या है? तो इसका मकसद है बेटा छत पर सौर ऊर्जा लगाकर, छत पर सौर ऊर्जा लगाकर
सौर ऊर्जा लगाकर हर घर को स्वच्छ ऊर्जा देना। आपके लिए एक सवाल है, और आपने सुना भी होगा कि सबसे स्वच्छ ऊर्जा कौन सी होती है जिससे किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता, तो वह है सौर ऊर्जा। सबसे स्वच्छ ऊर्जा में कौन सी ऊर्जा आती है? सौर ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होती है? तो सौर ऊर्जा। तो हर घर के ऊपर जो छत होती है उसके ऊपर सोलर पैनल लगा के उस घर को बिजली की सप्लाई देना इस पहल का उद्देश्य है। बस आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल शुरू कहाँ से हुआ है? तो वाराणसी से। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या बोल रहे हैं बेटा हमसे? अगले सवाल में कहा गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बायोप्लास्टिक पार्क की स्थापना बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश के किस जिले में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा? बहराइच, सोनभद्र, पीलीभीत या लखीमपुर खीरी? ये कहाँ बनेगा बायोप्लास्टिक पार्क? उत्तर प्रदेश में बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ बनेगा? जिसे सरकार ने अपनी मंजूरी दे दी है, तो वो पार्क बनेगा बेटा, बड़ा अच्छा सवाल है, पीलीभीत में, लखीमपुर खीरी में। कहाँ बनेगा? लखीमपुर खीरी में। तो उत्तर प्रदेश में बायोप्लास्टिक पार्क उत्तर प्रदेश में बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ बनेगा? तो कौन से ज़िले में बनेगा? तो ज़िले का नाम तो हो जाएगा बेटा लखीमपुर खीरी ज़िले में बनेगा। और दूसरी बात याद रखिए, कहाँ बनेगा? तो लखीमपुर खीरी का एक गांव है जिसका नाम है कुंभी गांव में बनेगा ये पार्क। अब सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भैया ये बायोप्लास्टिक क्या है? तो ये एक प्रकार का प्लास्टिक है जो पेड़ पौधों से बनाया जाएगा, और ये प्लास्टिक जो है वो बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब है इस प्लास्टिक का यूज करके जब आप फेंक दोगे तो उसको जीवाणु और कवक जो है उनका अपघटन करके उसे मिट्टी में मिला देंगे। ठीक है, ये बायोप्लास्टिक है जो बायोडिग्रेडेबल है। तो ये भी याद रखें कि ये बायोप्लास्टिक क्या है? ये जैव अपघटनीय है, बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, तो बायोप्लास्टिक एक बायोडिग्रेडेबल इसे कहते हैं हिंदी में जैव अपघटनीय प्लास्टिक है। तो याद रखो, बायोप्लास्टिक क्या है? एक ऐसा प्लास्टिक जो जीवाणुओं के द्वारा, कवक के द्वारा अपघटित हो जाता है, उसे कहते हैं बायोप्लास्टिक। और बायोप्लास्टिक पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ बनाया जाएगा? तो लखीमपुर खीरी में। ठीक है, लखीमपुर खीरी जिला जो है आप ज़रूर याद रखें, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल क्या कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में मंदिरों का संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? उत्तर प्रदेश में जो मंदिर हैं उनका एक म्यूज़ियम बनाया जाएगा, वो कहाँ बनाया जाएगा? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में मंदिरों का संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? 4 ऑप्शन है आपके सामने, मथुरा में, अयोध्या में, वाराणसी में या गोरखपुर में। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में मंदिरों का संग्रहालय बनाया जाएगा, अभी बना नहीं है, बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में मंदिरों का संग्रहालय, मंदिरों से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पर रखा जाएगा, दिखाया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में मंदिरों का संग्रहालय
ये जो उत्तर प्रदेश में मंदिरों का संग्रहालय बनाया जाएगा, ये कहाँ बनाया जाएगा? तो भैया ये बनाया जाएगा रामनगरी में, और रामनगरी कहते हैं अयोध्या को। उत्तर प्रदेश में मंदिरों का संग्रहालय कहाँ बनेगा? तो अयोध्या में बनेगा बेटा। और याद रखें, इसे कौन सी कंपनी बनाएगी? तो इसको कंपनी बनाएगी टाटा सन्स। टाटा सन्स कंपनी के द्वारा बनाया जाएगा। बस एक लाइन आपको याद रखनी है कि उत्तर प्रदेश में मंदिरों का संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? अयोध्या में। उत्तर प्रदेश में बायो प्लास्टिक पार्क कहाँ बनेगा? तो वो बनेगा आपका लखीमपुर खीरी में। ठीक है, इम्पोर्टेंट सवाल हैं, पुलिस के लिए बिल्कुल तैयार रहें, ऐसे सवालों को सुनकर ये पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। और बड़े छोटे छोटे सवाल हैं, पेपर में आ सकते हैं। ये कह रहे हैं कि विश्व का प्रथम एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ बना है? बहराइच में, कुशीनगर में, महाराजगंज में या उन्नाव में? तो बेटा ये बना कहाँ है? ये बना है महाराजगंज में। हाँ, विश्व का पहला है ये एशियाई किंग गिद्ध। गिद्ध की एक प्रजाति होती है जिसे एशियाई किंग कहते हैं। ठीक है, उसके लिए बना है ये महाराजगंज में। ठीक है, तो विश्व का प्रथम, वर्ल्ड में पहला है, विश्व का प्रथम एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र। सवाल यह है कि इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसको एक नाम दिया गया है, इस प्रजनन केंद्र को एक नाम दिया गया है जटायु, हाँ, संरक्षण और प्रजनन केंद्र। इसका नाम दिया गया है जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र। तो तुमसे ऐसे भी पूछ लेंगे बेटा कि बताओ जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ बनाया गया है? तो भी आंसर होगा महाराजगंज। कहाँ पर इसकी स्थापना हुई है बेटा? तो स्थान कहाँ है, किस जिले में या स्थान पर बनाया गया है? तो मैंने भी बताया था महाराजगंज। महाराजगंज में इसको बनाया गया है, इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, एक सवाल आपको बताना है कि गिद्धों की मौत का कारण क्या था? गिद्धों की मौत का कारण, गिद्धों की मौत का कारण, गिद्ध बड़े पैमाने पर क्यों मारे गए? तो ये बताया जाता है कि जो पशु होते हैं उनको दर्द निवारक दवाइयाँ दी जाती हैं जब कभी उनको दर्द जैसी शिकायत होती है। तो जब उस पशु की डेथ हो जाती है तो गिद्ध जो है उस पशु को खाते हैं तो वो दवाई का जो असर है वो गिद्धों की जो किडनी है उसको इफ़ेक्टिव कर देता है, और उससे गिद्ध जो है धीरे धीरे करके बहुत मारे गए। ठीक है, तो भैया गिद्धों की मौत का कारण क्या है? तो गिद्धों की मौत का कारण है, उसे कहते हैं, हाँ, डाइक्लोफेनेक एक दवा है, और ये दवा किसको दी जाती है? पशुओं की दर्द निवारक दवा। ये पशुओं की दर्द निवारक दवा है, पशुओं को दी जाती है दर्द निवारक दवा। और जब पशु मर जाता है तो उसका असर उसके मांस में होता है, गिद्ध उस मांस को खाता है और गिद्ध की किडनियों को प्रभावित करती है ये दवा, जिससे उनकी किडनी खराब हो गई और गिद्ध धीरे धीरे क्या हो गए भैया? ख़त्म हो गए। अब उन्हीं के संरक्षण की बात चल रही है। चलिए, बहुत अच्छा सवाल है ये भी उत्तर प्रदेश पुलिस के हिसाब से। ये कह रहे हैं G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? 2024 में G7 का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? भारत G7 का मेंबर तो नहीं है, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ गए थे।
तो सवाल यह है कि G7 शिखर सम्मेलन 2024 ये कहाँ इसका आयोजन हुआ था। अब इसमें पता क्या होता है, इसमें सम्मेलन के साथ साथ वो पूछते हैं कहाँ हुआ था, स्थान पूछते हैं। ठीक है, तो देखिए कनाडा, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, तो इटली में हुआ है तो देश का नाम तो हो जाएगा इटली, लेकिन इटली के शहर का नाम है अपुलिया। एपुलिया, ठीक है, एपुलिया में हुआ है इटली के, तो इटली के एक शहर का नाम है एपुलिया। और एपुलिया शहर कहाँ का बेटा? इटली का। ठीक है, अब चूंकि G7 क्या है, तो G7 में G क्या है? ग्रुप है, और इस ग्रुप में दुनिया के 7 जो विकासशील देश हैं, जो विकसित देश हैं, वो शामिल हैं। दुनिया के 7 विकसित देशों का समूह है G7। दुनिया के 7 विकसित देशों का समूह है G7। और इसमें 7 देश कौन कौन से हैं देखिए, तो इनके 7 देश कौन कौन से हैं, कौन से देश इसके मेंबर हैं, सदस्य हैं। भारत चूँकि विकसित नहीं है तो भारत सदस्य नहीं है। एक आता कनाडा, कनाडा की राजधानी ओटावा होती है। ठीक है, लो मैं पीछे लिख देता हूँ राजधानी, चूँकि राजधानी ज़रूर पूछता है वो पेपर में, ओटावा। एक है USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसकी राजधानी है वॉशिंगटन, उसकी राजधानी बेटा वॉशिंगटन DC। एक इसका मेंबर है फ्रांस, फ्रांस की राजधानी पेरिस, जहां ओलंपिक चल रहे हैं इस समय। एक है जर्मनी, जिसकी राजधानी बर्लिन है। एक देश है बेटा, हाँ, उसका नाम है इटली, जिसकी राजधानी रोम है। एक मेंबर है इसका G7 का, उसका नाम है जापान, जिसकी राजधानी बेटा टोक्यो है। और एक देश है 7वां, उसका नाम आता बेटा ब्रिटेन, जिसकी राजधानी लंदन है। बस आपको क्या याद रखना है कि G7 का 2024 में शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो वो हुआ है इटली में, अपुलिया में हुआ है, इटली के अपुलिया शहर में। ठीक है, इटली याद रखें। एक लाइन का सवाल है, G7 का हाँ शिखर सम्मेलन इटली में हुआ है, 7 देश मेंबर हैं। ये सवाल मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और एग्जामिनर ने अगर ये सवाल नहीं पूछा तो क्या नहीं पूछा उसने, बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्जामिनर को ये सवाल बनाना चाहिए, मेरे हिसाब से पुलिस में बनाना चाहिए ऐसा सवाल, और इस सवाल को एग्जामिनर को हाँ SSC, रेलवे, तमाम एग्ज़ामों में रखना चाहिए। सवाल ये है कि UFC फाइट जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? पहली भारतीय महिला कौन बनी है जिन्होंने UFC फाइट जीत ली है? साक्षी मलिक, अंशु राणा, पूजा तोमर, बबीता फोगाट। कौन है UFC फाइट जीतने वाली? तो UFC फाइट जीतने वाली, देखिए ये जो UFC है इसका नाम होता है हाँ अल्टीमेट फाइट चैंपियनशिप। UFC कह देते हैं। UFC फाइट जीत ली है किसने? तो इसकी जो विजेता बनी है उनका नाम आपको याद रखना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। विजेता का नाम है बेटा पूजा तोमर। और यूपी पुलिस में सवाल इसलिए भी आना चाहिए कि जो पूजा तोमर हैं वो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की रहने वाली हैं। तो कहाँ से आती हैं वो? ठीक है, रहने वाली कहाँ की हैं पूजा तोमर? तो ये रहने वाली हैं मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। और मुझे लगता है ये सवाल
एग्जामिनर ने लिख दिया होगा यूपी पुलिस में। ठीक है, देखिए सवाल ये आता है कि इन्होंने किसको हराया है, किसको हराकर ये चैंपियनशिप जीती है। तो जिसको हराया है वो उपविजेता बनी है, और उपविजेता जो बनी है उनका नाम है बेटा रेयान डोस सैंटोस। रेयान डोस सैंटोस, और वो रहने वाली कहाँ की हैं, ब्राज़ील की। तो इन्होंने ब्राज़ील के रेयान सैंटोस को हराकर UFC पहली बार फाइट वो जीती है। पहली भारतीय बनी है, ये पहली भारतीय बनी है। और ये बताया जाता है कि UFC के लिए क्वालिफाई करने वाली भी वो पहली भारतीय है। ठीक है, वो पहली भारतीय हैं। तो UFC के लिए क्वालिफाई करने वाली ये प्रथम भारतीय महिला है। UFC के लिए क्वालिफाई भी इन्होंने पहली बार करा है और पहली बार जीत भी लिया है। तो भारत की पहली महिला जिसने UFC फाइट को जीता है उनका नाम क्या बेटा, तो उनका नाम है पूजा तोमर। नाम याद रखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट नाम है, मैंने बता दिया। ये नाम एग्जामिनर को रखना चाहिए पेपर में। ठीक है, UFC फाइट जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी, तो उनका नाम है पूजा तोमर, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश के किस शहर में 2025 में MotoGP का आयोजन होगा। मोटरसाइकिल की एक रेस है, मोटर गाड़ियों की एक रेस है, कहाँ होगी ये बताना है। 2025 में होगी। आगामी खेल प्रतियोगिताओं के बारे में पूछा जा सकता है सवाल। तो कह रहे हैं कानपुर, नोएडा, लखनऊ, वाराणसी, तो ये होगी नोएडा में। उत्तर प्रदेश में MotoGP का आयोजन कब होगा बेटा, 2025 में। कहाँ होगा, तो स्थान का नाम क्या है, या जिस स्टेडियम में ये प्रतियोगिता होगी स्टेडियम का नाम क्या है, तो बेटा स्टेडियम का नाम है बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट। बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट। और ये बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट जो है वो कहाँ है, बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट कहाँ है, तो वो आता ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में याद रखेंगे MotoGP 2025 उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में होगा। चलिए आज का आखिरी बड़ा सुंदर अच्छा सवाल जो याद भी रखना है, अनुपालन भी करना है, बहुत शानदार सवाल है। और सवाल ये लिखा गया है कि 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस अभियान की शुरुआत करी। 5 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अभियान शुरू करा था। अभियान का नाम क्या था, पर्यावरण बचाओ अभियान, वृक्ष लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान, एक पेड़ माँ के नाम अभियान, वसुंधरा हरितम अभियान। एक अभियान शुरू करा था। तो याद रखो, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभियान का नाम है एक पेड़ माँ के नाम अभियान। एक पेड़ माँ के नाम अभियान। और इस अभियान को कब शुरू किया गया था, तो इसको शुरू किया गया था 5 जून 2024 को। कि आप अपनी माँ के लिए एक पेड़ लगा रहे हैं, माँ के सम्मान में एक पेड़ लगा रहे हैं। ठीक है, और इसकी शुरुआत किसके द्वारा हुई थी या कहाँ से हुई थी, तो इसको प्रधानमंत्री ने कहाँ से शुरू करा था, एक वृक्ष
एक पेड़ माँ के नाम अभियान को, हाँ, बुद्धा जयंती पार्क दिल्ली से, बुद्धा जयंती पार्क दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीपल का पौधा लगाकर इसकी शुरुआत की। तो एक पेड़ माँ के नाम अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से शुरू करा है, पीपल का पौधा लगाकर शुरू करा है और 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर एक बड़ा संदेश उन्होंने देश को दिया है कि इस पृथ्वी को हरा भरा चाहते हैं तो एक पेड़ माँ के नाम लगाइए। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद है बेटा ये चीज़ आपको पसंद आई होगी। ठीक है, अगर ये चीज़ आपको पसंद आती हैं तो आप शेयर कर सकते हैं और लोगों के साथ में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।